इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, अहम ट्रांसमिशन है नाज़रीन आज की, जिस पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। माहिर मईशत, इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। लेकिन आगाज़ में सबसे पहले मैं तस्करा करना चाहूँगी उनका, जो हमेशा जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है हमेशा सबसे आगे फ्रंट से लीड करते हैं पाकिस्तान को। और इस बार भी कि जब एक कड़ा वक्त है, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने में बहुत बड़ा किरदार अदा करना है तमाम लोगों ने। वहाँ पर पाक फ़ौज का सबसे बड़ा किरदार इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुसल्लह अफवाज ने बड़ा फ़ैसला किया है। हालांकि महंगाई है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन रवा माली साल में भी मुसल्लह अफवाज ने किसी किस्म के इजाफी फ़ंड्स का मुतालबा नहीं किया है। सुमेरा खान मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त ट्रांसमिशन में, शुक्रगुजार हूँ सुमेरा आपकी। इस बड़े फैसले के हवाले से ज़रा डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया किरण। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने कुछ जिक्र अभी भी किया, मजीद भी बहुत बड़े इकदाम इसमें लिए गए हैं। यूटिलिटी बिल्स की मद में डीजल और पेट्रोल की खुसूसी बचत के लिए इकदाम किए गए हैं। जुमे का दिन डिक्लेयर किया गया है कि पूरी फौज में ड्राई डे होगा, सिवाय किसी इमरजेंसी के कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकों और ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों में जाने के बजाय कंटोनमेंट्स में ट्रेनिंग्स का फैसला किया गया है। गैर जरूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी को मकामी करेंसी में उनके मुआहिदों को अमल में लाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने गुज़िश्ता माली साल में कोरोना की मद में जो अलॉट की गई रकम थी उसमें से 6 अरब रुपए बचाकर हुकूमत को वापस किए हैं। साथ साथ अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए पिछले बजट में भी अलॉट की गई रकम से 3.5 अरब रुपए वापस जमा कराए गए हैं। रवां साल दिफाई बजट जो है वो कौमी बजट का सिर्फ 16% है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में भी पाकिस्तान आर्मी और इनके रिफाई इदारों ने पिछले 5 बरसों में 935 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा करवाई है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, थैंक यू सो मच। तमाम पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं। बजट स्पीच हम सुन चुके हैं। क्या आसानियाँ, कोई रिलीफ मिलने वाला है, आवाम को नहीं मिलने वाला, महंगाई का मजीद बोझ बढ़ने वाला है, पेट्रोलियम लेवी जिसके ऊपर हर महीने 4 रुपये बढ़ाने, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है नहीं बढ़ाएंगे, कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये तो IMF के साथ आपका एक मुआहदा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे। इस पर बात करने के लिए मुझे न्यू पैनलिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर कामरान नासिर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम। शबर जैदी साहब साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी। एंड द वन एंड ओनली खालिद अजीम साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। सर, आबिद लतीफ़ साहब से मैं शुरू करती हूँ। आबिद लतीफ़ साहब, अभी हमने तमाम ये चीज़ें देखी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार, जैसे कि मैंने ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो मैंने आगाज़ में भी कहा कि हमेशा फ्रंट से लीड करती है पाकिस्तान आर्मी, और इस बार भी कि जब पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त माशी लिहाज से कि हर फर्द अपना किरदार अदा करे, वहां पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बार फिर अपना रोल अदा किया गया, किरदार अदा किया गया कि बजट में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं है, जो पुराना बजट है उसी को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। देखें, अगर हम पिछले साल का बजट देखें तो उस वक्त जो पूरा आउटले था, फाइनेंशियल आउटले था बजट का, वो 7.5 ट्रिलियन रुपीस था। और उसके हिसाब से अगर आप आर्मी के बजट देखें तो जो पिछले साल था वो 1.3 या 1.2.9 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि 16% ऑफ द बजट बनता था। अभी आप आउटले देखें तो इस वक्त इस बजट का जो आउटले है वो 9.5 ट्रिलियन रुपीस है, और जो आर्मी का बजट है वो 1.5 ट्रिलियन है, जो उसका 14.5 बनता है। तो आप अगर देखें तो एक्चुअली ये 16% ऑफ द बजट से, टोटल बजट से 14.5 पे, यानी 1.5% जो है वो आर्मी का बजट डिक्रीज हुआ है। जैसे आपने मेजर्स का बताया, हमेशा आर्मी में ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जाते हैं। ये जो आपने कहा कि जी फ्राइडे को कोई भी जो मोबिलाइजेशन है किसी भी किस्म की, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल, जहाँ तक मुमकिन हो सका उसको कंट्रोल किया जाएगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो ये जो ड्राई डेज मनाए जाते हैं, ये आर्मी का पहले से कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑस्टेरिटी के लिए पहले भी जब भी कंट्री में एक दफ़ा पहले भी जब मूव चली जिसमें मेजर्स लिए गए थे, तो सबसे पहले आर्मी ने अपनी जो थी वो बेल्ट टाइट की, और इसी तरह के बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। जो अब एक्चुअली जो बजट का जो पाई है, नॉन डेवलपमेंटल और बहुत सारी जो कंपल्सरी चीजें हैं, इन सबको मिल के एक पूरा बजट बनता है। तो आर्मी में भी जो अभी आप देखें, जैसे आपने खुद डिफाइन किया कि जो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत जैसे कि तुर्बत नेवल बेस है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो प्रॉब्ली उसके लिए तो एलोकेशन जो है वो उसी तरह से होगी, लेकिन जो बहुत
ज़्यादा जो चीज़ें थी जो नई ऐड करने का शायद आर्मी के प्लान में हो, और लेकिन वो ऑपरेशनली उसकी एफिशिएंसी को शायद अफेक्ट ना कर रही हो, तो शायद उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो जब तक कि कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो वो उस थोड़ी देर के लिए शायद पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन जो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे पे एंड पेंशन का है, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और वो जो इनसे रिलेटेड हैं, वो जाहिर है उनके लिए जो है उसको भी कर्टेल कर दिया गया। तो एक तरह से अगर आप देखें तो कम्प्रिहेंसिवली जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जो है वो मलूज़े खातिर रखते हैं। सही, बिल्कुल ठीक आबिद लतीफ़ साहब। शबर जैदी साहब, सर ये जो पूरा बजट आपने देखा, जो तजावीज़ रखी गई, जो पेश की गई, आप खदशा जाहिर करते रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से, तमाम तर पहलुओं पर आप मुसलसल रोशनी डालते रहे हैं कि यहाँ पर अभी बेटरमेंट की ज़रूरत है, बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे हुकूमत को। कैसा देख रहे हैं आप ये बजट? इससे बेहतर हो सकता था, या आप समझते हैं कि ये ऐसे मेजर्स लिए गए हैं कि जिससे 5-6 महीने तो ठीक है कि हम इन्फ्लेशन पे जाएंगे लेकिन उसके बाद बतदरीज बेहतरी आएगी? ऐसा लग रहा है आपको इस नए बजट से? शबर साहब। देखिए मैं तकरीबन 40 साल से ये बजट देख रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा मुख्तसर बजट जिंदगी में नहीं देखा है। और इसने ये आज मेरा ख्याल है कि PMLN वालों ने या जो कोalition गवर्नमेंट है, इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है आज, और वो अपने ट्रैप में फंस गए हैं। ये बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है उस चीज से जो लास्ट ईयर हुआ था। कोई भी नई चीज नजर नहीं आई मुझे इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर की पॉलिसी थी वो ठीक थी। तो ये तो बजट इनके गले पड़ जाएगा बेसिकली, क्योंकि आप पूरे बजट का एक एक क्लॉज मैंने पढ़ चुका हूं अभी तक, और सारी चीज देख चुका हूं। कोई भी चीज मुझे पिछली पॉलिसी से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही। तो अगर आप ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि ये जो पहले चल रहा था यही हो रहा है, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट की पिछली पॉलिसियां गलत थी? तो ना मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना पिछली वाली पॉलिसी से पाकिस्तान चल सकता था, ना इस पॉलिसी से पाकिस्तान चल सकता है। ये दोनों सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, चीजें इन लोगों के हाथ से निकल चुकी हैं। मैं इस बजट को कोई खास अहमियत नहीं देता, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज देख जैदी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। सॉरी टू मरियम औरंगजेब साहिबा कुछ इसी हवाले से बात कर रही हैं, उनकी बात सुन लेते हैं फिर आते हैं। सेल्स टैक्स कर दिया गया है। ये इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ज़राअत के शोबे को इस तरह का टैक्स अस्तस्ना नहीं दिया गया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज जो किसान परेशान है और हमारा जो ग्रोथ रेट है और जो हमारी माशी तरक्की है, माशी इस्तेकाम मुल्क में सिर्फ ज़राअत के ज़रिए आ सकता है। ये सोच है मौजूदा हुकूमत की। और इसके साथ साथ जो IT सेक्टर है उसके अंदर भी जो इंसेंटिव दिए गए हैं ताकि IT बेस्ड एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिले, और जो फूड सिक्योरिटी का शोबा है जिसमें क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर भी जो ऐलानात किए गए हैं वो तारीखी हैं। इसके साथ साथ जो ज़्यादा बजट का बल्क जिस बात पे बात करता है, वो चाहे सनत हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे HEC हो, बिस्प हो, इन सब में जो नौजवान हैं उनकी किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो। तमाम सूबों के जो नौजवान नस्ल है वो कैसे, जिस तरह यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग है, उनकी इनिशिएटिव्स ऐसे कि जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए उनको अस्तस्ना देते हैं वो है। फिर इनकम टैक्स, IMF की इतनी मुश्किल शराइत के बावजूद जो इनकम टैक्स है जिसकी पहले लिमिट 6 लाख रुपया सालाना थी, उसको 12 लाख रुपये पे कर दिया गया है कि 12 लाख तक जिनकी आमदनी सालाना है उनको किसी किस्म का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर अस्तस्ना हासिल होगी। इसके साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस को भी जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं। और एक और जो हिस्टोरिक आज का ऐलान है इस बजट में कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, सकाफ़त की, कल्चर की और फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, उसके लिए भी तारीख़ी ऐलानात किए गए हैं कि मुल्क के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर और अपने कल्चर और सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट होगा बल्कि सियाहत जिसे टूरिज़म कहते हैं उसको भी फ़रोग मिलेगा, और इसके साथ साथ मुल्क का जो पॉजिटिव इमेज है, तशख़्ख़ुस है, कौमी तशख़्ख़ुस, उसको भी फ़रोग मिलेगा। इसके लिए ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को कंप्लीट टैक्स से अस्तस्ना हासिल है कि जो हमारे और आर्टिस्ट के लिए
आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो मुतारिफ कराई गई है। फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। मुल्क के अंदर पिछले 30-35 साल में सिनेमा बिल्कुल बंद हो गया, और जो हमारे ऐसी तारीखी जगह थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे सिनेमास के, शबिस्तान था, गुलिस्तान था, कपरी सिनेमा था, वो तमाम की जगह शादी हॉल बन गए, कहीं पेट्रोल पंप बन गए, और मुल्क से सकाफत, कल्चर, फिल्म प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई। मरियम औरंगजेब साहिबा बात कर रही थी पैनलिस्ट मौजूद हैं। शबर जैदी साहब, आप अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं गेस्ट की तरफ आती हूँ। देखिए, मैं आपको जब 2018 का आखिरी बजट आया था तो उन्होंने उस वक्त भी ये सैलरी की लिमिट 12 लाख रुपए कर दी थी और फिर बाद में आने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी हमसे गलती हो गई और ये नहीं होना चाहिए था, वो दोबारा उन्होंने 12 लाख कर दी। मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ये कोशिश कर रहा था कहने की कि ये बजट में कोई भी मुझे अभी तक वो चीज नजर नहीं आई जहां आप ये कह सकें कि ये पिछले वाले 3 बजटों से मुख्तलिफ है। तो ये पार्टी, इनको शायद ये एहसास नहीं है कि इन्होंने ये बजट पेश करके पीटीआई की जो पॉलिसी थी फाइनेंस की उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो फंस गए। और अब देखिए ना, मुझे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, वो सही करें, मगर पाकिस्तान का मसला इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान का मसला इस वक्त रोटी है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये देखिए इन्होंने क्या किया है। मैं तो बड़ी फ्रैंकली ये कह सकता हूं कि ये खाना पूरी करके बजट साइड पे करके निकल गए हैं। इससे मुझे शक हो रहा है कि ये शायद लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है यहाँ पे, और ये चाहते हैं कि ये गुजारें और उसके बाद देखें क्या होता है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है जिससे मुझे कोई डायरेक्शनल चेंज नजर आ रही है जी। अगर ये डायरेक्शनल चेंज नहीं दे सक रहे हैं और जो मुझे लगता है मुश्किल हालात हैं, तो उसमें मुझे ये समझ नहीं आती। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये ऐलान किया जाना चाहिए था कि तमाम बाजार बंद हो जाएंगे 6 बजे, वो भी नहीं हुआ। आपने कोई आईपीपीएस के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बिजली के बारे में फैसला नहीं हुआ, वही सब्सिडी वहीं की वहीं खड़ी है, पहले वाली सब्सिडी थी वही आज की सब्सिडी है। जितना आपका रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास, इतना बड़ा डबल डेफिसिट आप दे रहे हैं। तो मुझे ये समझा दें कि ये क्या हुआ है। अगर आप मेरा 3-4 दिन पहले का आर्टिकल देखें जो मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा था, मैंने कहा था कि बजट ये होगा 2022-23 का। आपने पहलू की तरफ सर रोशनी डाली है, उस तरफ आपने बात की। तो इससे पहले कि मैं कामरान साहब का कमेंट लूं, खालिद साहब, मुझे शब्बर साहब की बात से ऐसा एक तासुर मिला कि क्योंकि उनको ये लॉन्ग टर्म का बजट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या अभी भी ये कयास जो कि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि जी हम अपना टर्म पूरा करेंगे, तो क्या इससे हम ये कयास कर सकते हैं कि शायद मौजूदा हुकूमत अब इस नहज पे आ गई है कि ये लॉन्ग टर्म का बजट नहीं है? तो क्या अर्ली इलेक्शंस के अभी भी कहीं ना कहीं कोई वो नजर आता है आपको, कैसा कुछ हो सकता है? देखिए, किसी हद तक तो मैं कहता हूं कि कुछ शोबों के लिए तो ये रिलीफ बजट है। जैसे तनख्वाहदार तबके का जो उन्होंने छूट है 6 लाख की बजाय वो 12 लाख पे ले गए हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में बजट स्पीच आप देखें तो उसमें 10% लिखा था, लेकिन जो अनाउंस हुआ है वो 15% है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो एडहॉक उनको अलाउंसेस दिए गए थे वो भी उसके अंदर उन्होंने मर्ज कर दिए। और इसी तरह से ज़री शोबे की तरफ अगर हम जाएं तो ट्रैक्टर पे, ज़री आलात पे, बीजों पे, इन सब पे उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी। तो ये एक तरह, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। ये ठीक है कि जो इस वक्त साल चल रहा है उसमें 5100 अरब रुपए के बजट खसारे का एस्टिमेट है कि 5100 होगा। और नए बजट में आइंदा साल का जो बजट है उसमें उन्होंने ये रखा है कि वो 4300 रुपए का होगा। अब वो गैप जो है वो कहाँ से मैनेज किया जाएगा उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक अब हमारे सामने ये तो उन्होंने कहा है कि जी 12 लाख रुपए तक इस्तिस्ना हम दे रहे हैं, लेकिन आगे जो लोग टैक्स के नेट में होंगे उनके लिए क्या स्लैब्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, और वो आएंगी अभी थोड़ी देर में। जब एफबीआर में ब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा। हो सकता है कि वो लोग जो हैं उनका गला जो है वो ज्यादा दबाया जाए। इसी तरह से मैं ये देख रहा था कि इसका जो कस्टम ड्यूटीज है उसके हवाले से ये कहा गया है कि इसका पैराग्राफ 74 है
उसमें पढ़ रहा था कि 400 आइटम्स जो है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अब रैशनलाइज का लफ्ज जो है ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है उसको उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए, उसको कंपैटिबल बनाने के लिए हम बाहर से जो चीजें आने वाली हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो अब देखना ही है कि वो कितनी कस्टम ड्यूटी बढ़ती है और उसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है। 7,004 हदफ रख दिया गया है एफबीआर का। अभी सारी चीजें अभी वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है कि ये टैक्स किस तरह से जाएगा। नॉन फाइलर्स को बिजली के बिल्स में टैक्स दे रहे हैं, फिर जो 12 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा उनका ईयरली क्या किस तरह से टैक्स स्लैब बनेगा। कामरान साहब, आपको सर ये बजट इतना अच्छा लग रहा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौजूदा जो साबिका हुकूमत थी वो तो सर ना अहल थी ना तजर्बेकार थी, लेकिन अब ये मौजूदा हुकूमत है तो तजर्बेकार है, तो ये मईशत का वो जो एक भट्टा बैठ रहा है उसको संभालने के लिए ये बजट है, लग रहा है आपको? मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो फोकस है वो रखूं मईशत के एतबार से और विदाउट कमेंटिंग कि पिछली गवर्नमेंट ठीक कर रही थी, ये कर रही थी। देखें, अच्छे काम पिछली गवर्नमेंट में भी हुए और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे काम ये भी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सो जब तक डिटेल्स काफ़ी क्लियरली सामने नहीं आती तो उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करना कि ये कितना अच्छा था कितना नहीं था। जैसे अभी एक हमारे कॉलीग बात कर रहे थे कि अभी 400 आइटम्स के ऊपर अब रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन क्या होगी वो पता चलेगा। बट आई थिंक कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं, जिनमें से कुछ हम ले चुके हैं और कुछ अभी हमने लेने हैं। वो जो लेने हैं फ़ैसले वो कब आएंगे, पीस मिल किस तरीके से आएंगे, मेरे ख्याल में वो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को टोटलिटी में फिर हम देख सकेंगे। इस वक्त अगर मैं इसकी प्लेन रीडिंग करूं तो देखिए जो टारगेट है जहां पे फिस्कल टाइटनिंग के बगैर ये 4.3 ट्रिलियन का जो ये कह रहे हैं कि डेफिसिट होगा फिस्कल साइड के अंदर, ये उसको रिड्यूस करके यहाँ तक ले आएंगे। ये करना बड़ा चैलेंज होगा और इस चैलेंज को मीट करने के लिए किस तरीके से आप अपनी बेल्ट टाइटनिंग करते हैं वो डिटेल्स हमारे पास नहीं हैं, मगर फ्यूचर में आई थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। दूसरी बात, जो बजट में टारगेट इन्फ्लेशन का नंबर किया है, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का नंबर उससे ज़्यादा आएगा क्योंकि सुपर कमोडिटी साइकिल आप इसमें देखें ग्लोबल प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। उसे मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का कसूर ज़्यादा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इंटरनेशनली जो कि प्राइसेस पास थ्रू में आपके लोगों पे जानी ही जानी है। सो उसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये 15% से ऊपर की फिगर आप कह रहे हैं 15%, और यहाँ पर हम जितनी भी डिबेट डिस्कशन कर चुके हैं उसमें जो मुख्तलिफ पैनलिस्ट हैं 18 to 19% एंड इसका पीक कह रहे हैं जुलाई तक जाने का। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की है सनत का तिजारत के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, लेकिन अब ब्रेक के बाद मैं आप तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरा नंबर्स ढूंढ के और जो कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं जो आम आवाम पर का असर पड़ेगा उसको जरा ढूंढ के रखिए ताकि हमें बताने में आसानी हो। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पेश, 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज देने का फैसला। और आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में हुई। हर साल बजट में जो डिजिट सामने आते हैं तो मेरी हमेशा एक ही सोच होती है कि हमारी शायद प्रायोरिटीज़ या गलत हैं या क्या है कि जब आप सेहत के लिए देखते हैं तो वहाँ पर इस नए बजट में 24 अरब दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए देखते हैं तो वहाँ पर 109 अरब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक आपको बड़ा अमाउंट दिखाई देता है। सो ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। एजुकेशन, आई थिंक एजुकेशन का बजट ज़्यादा हो सकता था, बट लेट्स सी पैनलिस्ट क्या कहते हैं कि क्या इस बात से मेरी इत्तेफाक करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत होती हैं या ये सही है, मेरी बात गलत है? सर देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही बात है। प्रायोरिटाइज करने में हमारा ये आज का मसला नहीं है, हम हमेशा से गलत तरफ फोकस करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर मैं थोड़ा सा बजट से डाइग्रेस करूंगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कहीं फंडामेंटल चेंज पे लेके जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन की साइड के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग की साइड के ऊपर असल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ नज़र आना चाहिए और आपके पास एवेन्यूज़ होनी चाहिए जिनको आप उनसे फंड करें। सो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ होगी और जब तक ये पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना रियलाइजेशन नहीं होगी
तब तक आगे चलना बड़ा मुश्किल है। और प्लस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, चाहे वो इदारा FBR हो, चाहे वो कोई और आपका स्टेट रन इंस्टीट्यूशन हो, सो वो रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी है। और प्लस मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इस मुल्क में तेज़ होना चाहिए। पीछे भी वो प्रोसेस स्लो रहा, और उससे पहले भी जब हुआ था तो हमने सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर जो जैसे सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, सिर्फ वो की थी। लेकिन आपकी जो ख़ासतौर पे एनर्जी चेंज, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और दूसरी कंपनीज़ हैं, जो इदारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का मनी जहाँ से ब्लीड होता है, उसको तो हमें इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर जाके प्राइवेटाइज करना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे हम इतने मसलों से इस वक्त निपट रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो फौरी तौर पर कर दी जानी चाहिए। जी सही। खालिद साहब, कहाँ कहाँ पर रिलीफ दिया गया और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये बेहतर ले लिए गए, ये होना चाहिए था? देखिए जी, बहुत सी चीज़ें करें, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये अब खुलेंगी जिस वक्त के ये टैक्स की डिटेल्स आएंगी, और जो 400 आइटम्स की कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी की तो मैंने बात की है। अगर उसी चैप्टर को हम देख लें तो उसका जो पैराग्राफ 67 है, उसमें बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि हमने ये फैसला किया कि वसी तर कौमी मुफाद में सख्त फैसले किए जाएँ। और वो जो सख्त फैसले हैं वो कम अज़ कम इस दस्तावेज़ में सामने नहीं आए जो ये बजट स्पीच हमारे पास है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। वो एक पिंक बुक हम उसको कहते हैं, जिसमें सारी अमेंडमेंट्स होती हैं जो फिनांस बिल में की जा रही होती हैं, वो सामने आएंगी। तो उसके बाद वो आइटम वाइज तो फिर उस सूरत में जो है हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मासवा है इसके कि हमें ये पता चल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पे जो 39% टैक्स था उसको बढ़ा के उन्होंने 42% कर दिया है। या फिर जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे उसकी जो होल्डिंग है उसको उन्होंने 1 साल की अगर होल्डिंग है तो 15% आपको उसका गेन टैक्स देना होगा, और वो बतदरीज हर साल 2.5% कम होता जाएगा और 6 साल बाद वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ये नज़र आता है। या फिर उन्होंने जो जो पड़ी हुई प्रॉपर्टी है उसका एक डीम्ड रेंट, यानी एक तसव्वुराती तख़य्युलाती एक रेंट जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा, और उस रेंट के ऊपर जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन असल वार कहाँ पे हो रहा है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं, जब तक वो पूरी डिटेल्स टैक्स की सामने नहीं आती। और ये मोटी मोटी जो चीज़ें सामने, उसमें तो यही वो एक रोज़ी पिक्चर दिखाई गई है, और उसमें तो ऐसा लग रहा है कि रिलीफ ही रिलीफ है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि वो 4,300 अरब रुपए का, अगर इनकी बात को मान लिया जाए कि ये बजट खसारे को कर्टेल कर लेंगे, तो वो 4,300 रुपए का जो गैप है वो कहाँ से पूरा होना है। और वो एक ऐसी खुफिया चीज़ है जो सामने आएगी। मैं नहीं समझता, वो शबर ज़ैदी साहब जो कह रहे थे कि ये इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा देर रहना नहीं है और एक रिलीफ पैकेज टाइप की चीज़ दे के ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 4,300 अरब रुपए का जो फिगर है उसको पूरा करने के लिए जो मेजर्स हैं वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो ये है, और उसका भी कोई फिगर नहीं उन्होंने दिया। वैसे सर, ये जो आप मुझे वो होल्डिंग वाली बात बता रहे हैं, ये अभी मैं ब्रेक में कामरान साहब से भी डिस्कस कर रही थी तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी। ये तो ज़कात का ये रूल है ना कि आप 1 साल के लिए आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो अब ये इसी तरह से टैक्स भी लगाने लगे, उसी फॉर्मूले से आई थिंक इंस्पायर हुए। लतीफ़ साहब, सर मैं आपसे बात ही करना चाह रही थी कि जब भी हमारे पास कड़ा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, हम देखते हैं पाकिस्तान आर्मी अपना किरदार अदा करती है और इस वक्त भी किरदार अदा कर रही है। ये जो फील्ड है हमारी, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे बॉर्डर सबसे ज़्यादा महफूज हों, सबसे ज़्यादा सिक्योर हों। उसके लिए जो फैसिलिटीज़ डिमांडिंग हो उसको मीट किया जाए, उसको पूरा किया जाए। लेकिन एक ऐसे वक्त में इतने बड़े स्टेप्स, इतने बड़े मेजर्स लेना, आप समझते हैं कि एक पाकिस्तान को जो तमाम लोग मिलकर इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, जो एक गॉड फॉरबिड जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर हम अपने रिजर्व्स की तरफ नहीं जाते हैं, अगर हम अपने फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, IMF के सारे मामलात उनको नहीं देखते हैं तो खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकते थे। तो आप समझते हैं कि ये जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट किरदार इसमें पाकिस्तान आर्मी का, तो हम अपनी मईशत को संभाल लेंगे सर, बेहतर कर लेंगे? आपको आगे कितना जल्दी होता हुआ ये दिखाई दे रहा है, कितने जल्दी आसार दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक बात है आर्मी की, वो आप पहले भी बात कर रही थी, आर्मी ने तो बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जिनका अनाउंस भी कर दिया, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया भी। लेकिन ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिकेसी है उसको
जाहिर है कि उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात है, जाहिर है जब एक इकोनॉमिक हेल्थ कंट्री की अच्छी होगी तो ओवरऑल जो आर्मी है वो भी इसी का एक बहुत मेजर सेगमेंट है। लेकिन मैं इसके साथ साथ, जैसे आप इकोनॉमी की बात करी थी और शहबाज ज़ैदी साहब ने बात की और खालिद साहब ने बात की, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट के की हैसियत से एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने भी जो पिछले 4-5 बजट जो हैं वो उनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की और उसको जब एज ए स्टूडेंट पढ़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि हम कोई भी गवर्नमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है जब वो पॉलिसीज बनाती है तो वो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जबकि इसके साथ हमें आई थिंक जो सप्लाई साइड पॉलिसी है वो अटैच करनी चाहिए। सप्लाई साइड मीन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। अगर आप देखिए तो दुनिया में जितने भी बजट्स बनते हैं वो ट्रेड डेफिसिट की बेस पे बनते हैं और वो उनके अंदर होता ये है कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रही है। इवन जो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, इवन आप देख लें वो कंट्रीज जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वो भी सॉफ्ट इंडस्ट्री के थ्रू, यानी टूरिज्म के थ्रू, मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं और कंट्रीज की बात करें तो उनकी भी वो सॉफ्ट इंडस्ट्री है। तो अगर आप देखें हम इस वक्त इतने इकोनॉमिक जो एक स्ट्रेट जैकेट के अंदर हैं, इसकी वजह क्या है पूरी कौम? इसकी वजह ये है कि हम आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो है हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन होती थी और इस तरह की हमारी बहुत सारी जो फसलें हैं वो होती थी। अब ये है कि हम नाउ वी आर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। अभी $25 बिलियन जो है वो 25-26 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है और 72 बिलियन जो है हमारी इंपोर्ट है। तो इस तरह से फिर हमारी जो बिजली की वजह से जो हमारा सर्कुलर डेट है जो कि इवन इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी है और अब गैस के अंदर भी सर्कुलर डेट आ गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक ये जैसे शब्बर साहब भी कह रहे थे, ये कम्प्रिहेंसिवली इसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ताकि पूरी कौम को आई थिंक ये देखना पड़ेगा और हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी जो 70% लोग एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं और हम एग्रीकल्चर को सिर्फ पंजाब की बेस पे डिफाइन कर दें। बलूचिस्तान की एग्रीकल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, सिंध की एग्रीकल्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, केपी की जो एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट है, नॉर्दर्न इंडिया की डिफरेंट है। सो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो लोग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी जो लिंक हैं, तो हमें अपनी जो नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसको लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिंक करना होगा। जैसे आपने बात की तो तब जाके आई थिंक कुछ बेटरमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी चीजें थी जो कि होल्ड पर थी, पिछले 1-1.25 महीने से चीजें होल्ड पर थी। जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने आके बताया कि जी इंपोर्टेड चीजों पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने जो अपने सामान वगैरह मंगवाए हुए हैं उसको होल्ड कर दिया गया कि पहले नया बजट आ जाए उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। आया उसके ऊपर टैक्स मजीद लग रहा है, उसके ऊपर क्या होने जा रहा है, ये सारी चीजें। फिर गाड़ियों के हवाले से भी, फिर डेयरी की जो मसनूआत होती हैं उस हवाले से हर बजट में मुझे दिखाई देता है, लेकिन इस दफ़ा दिखाई नहीं दे रहा। मेकअप प्रोडक्ट के हवाले से आई डोंट थिंक सो, मैंने नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो तो ज़रूर बताइएगा अगर वज़ीर ख़जाना साहब ने कोई ऐसी बात की हो। सर मैं चाह रही हूँ ज़रा अगर आप क्विकली चीज़ों के बारे में बताएं, वो चीज़ें जो आवाम सुनना चाहते हैं कि अगर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, क्या टैक्स बढ़ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, इसके अलावा फिर जो आपकी डेली यूसेज की चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या होने जा रहा है, महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है, क्या हो रहा है, आवाम जानना चाह रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल तो अभी तक जैसे कि हम सारे उन्होंने नहीं दी है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, अब तक पढ़ेंगे नहीं। लेकिन गाड़ियों के हवाले से तो यकीनी तौर पर उन्होंने 1600 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर कह दिया है कि इस पर 200% का इंक्रीज़ किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ जो विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। आई थिंक कि 1600 सीसी से ऊपर की अगर गाड़ी हो गई तो उससे एक आम आदमी को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि जो लोग लग्जरी की साइड पर जाते हैं उनको इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये करंट माशी सिचुएशन को देखते हुए एक सही कदम था। दूसरी तरफ आप कैपिटल मार्केट्स पे भी मैं आपको ले आऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बजट को कैपिटल मार्केट्स किस तरीके से व्यू करती हैं। मेरे ख्याल में कंपेटिटिव गैस रेट्स देने की जिन्होंने बात की है, जब वो सामने आएंगे तो इसका पोटेंशियल फ़ायदा आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, केमिकल को और टेक्सटाइल को हो सकता है। और जहाँ लैपटॉप्स देने की बात की है वो IT से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री में आ जाती है। DLTL अमाउंट की रिलीज़ पर उन्होंने 40.5 अरब को मुख्तस किया। ये भी एक अच्छा ओमन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है। और जहाँ इंडस्ट्रियल फीडर्स पर उन्होंने कहा कि यहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, तो ये भी एक अच्छी खुशाइन गुफ्तगू हो सकती है स्टॉक मार्केट में फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी साइड पे जो पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर 248 बिलियन की एलोकेशन है और पावर के अंदर 73 की है, तो ये उन सेक्टर्स को करेगा जिसे कहते हैं कि सपोर्ट। फाइनली
हम पहले समझ रहे थे कि शायद बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि आपने अभी एक OMO देखा था और OMO को वापस उससे यील्ड भी बढ़ गए और वापस वही पैसा बैंकों से गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड आपकी PIBs। सो वहाँ पे ख्याल ये था कि शायद मे बी विंडफॉल टैक्स गेन ज़्यादा होगा, वो 3% से बढ़ा है, तो मेरे ख्याल में बैंक्स भी इसको फिलहाल अंडर द करंट सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ऑन दैट फ्रंट मेरे ख्याल में जितनी क्लैरिटी मजीद आएगी तो पता चलेगा कि इंडिविजुअली किन किन सेक्टर्स को इसने इम्पैक्ट किया। सर बैंक से मुझे याद आया कि अभी मैं पढ़ रही थी, वो उसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि पहले तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर टैक्स होते थे, अब गालिबन डेबिट कार्ड के ऊपर भी कुछ लगाने जा रहे हैं। मुझे ब्रेक की कॉल, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद फौरी तौर पर वापस आते हैं, इस बात का जवाब दें। वेलकम बैक वंस अगेन जी। बजट ट्रांसमिशन चल रही है इस वक्त। मुझे न्यू पैनलिस्ट मोहसिन शेखानी साहब ने ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब, क्योंकि आप थोड़े लेट हो गए हैं सर, तो अब मैं चाहूँगी कि क्विकली आप रिस्पॉन्स करें, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको बजट? बहुत सारी चीज़ें थी जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को एड्रेस नहीं किया गया। सही। और जो प्राइस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है लास्ट 1 साल में डबल हो गई है, तो लोगों ने अपनी चीज़ें भी बेची हुई है। आम आदमी एक घर भी बना रहा है तो आपकी एक बजट था, वो बजट से चीज़ें आउट हो गई है, तो कहीं भी कोई चीज़ें आपने नहीं देखी। इस इंडस्ट्री को हमें चलाना बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही थी। मैं समझ रहा था इस गवर्नमेंट भी उसी तरह उसकी तरजीहात होगी, लेकिन इत्तेफाक से कि उन्होंने किसी से कोई बात भी नहीं की, कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी जो चीज़ें गई उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल था कि अगर ये इंडस्ट्री को आप एड्रेस करते तो इससे 40-50 इंडस्ट्री साथ चलती है। लाइट इंडस्ट्रीज़ है, जॉब क्रिएशन है, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, और अगर ये प्लान स्कीम्स आएंगी तो कच्ची आबादियाँ नहीं बनेगी। अदरवाइज कच्ची आबादी है 50%, कराची इस 50%। तो ये सारे इशूज़ थे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, पिछली गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही थी तो इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट वो काम कर रही थी हम उसको बिल्कुल एड्रेस ना करें, हम अलग गवर्नमेंट है। ये मुल्क तो हमारा है ना, गवर्नमेंट कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा अभी यही कहना था कि इन चीज़ों पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। नॉन फाइलर नहीं होना चाहिए। ये नॉन फाइलर कहाँ दुनिया में तो हमने कहीं नहीं सुना। हमारे यहाँ होता है कि 1% जो फाइलर देगा टैक्स क्रेडिट कार्ड पे, और नॉन फाइलर 2%। हमें टैक्स, लोगों को टैक्स नेट बढ़ाना है, तो नॉन फाइलर क्यों, इसको टैक्स नेट में डालें। ये चीज़ें हम लोगों ने गुंजाइश दी हुई है, तभी चीज़ें चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, टैक्स नेट हमारा बढ़ाया जाए। जो शॉर्टफॉल है 15 बिलियन डॉलर हमारे पास डेफिसिट आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और रेमिटेंस के बाद, तो 15 बिलियन को हमें कहाँ कवर करना है। हमारा वो शोबा है रियल एस्टेट का, मैं समझता हूँ कि 8-10 बिलियन हम मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अच्छे प्रोडक्ट दे के ला सकते हैं। तो उस पर गवर्नमेंट को हमारे साथ काम करना चाहिए। CDA है, LDA हैं, इदारे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट दें जो बाहर वाले आपके यहाँ सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्ट कर सके। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। IT की एक्सपोर्ट है हमारी बहुत शॉर्ट है, 2 बिलियन है, इंडिया की 100 बिलियन है। तो इन चीज़ों पर तवज्जो दें ताकि शॉर्टफॉल करते हैं। ये जहां तवज्जो देनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं तवज्जो दी गई। देखिए, जैसे हम पहले बात करें कि जो बताया नहीं, अब लगता है बाज़ औक़ात की स्पीच आप डिज़ाइन ऐसी करते हैं कि आप शायद जो नेगेटिव मैसेज है उसको रोक लेते हैं। तो हो सकता है कि जब डिटेल्स जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो डिटेल्स क्या थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हमारे कॉलीग ने बहुत अच्छी बात की कि ग्रो करना चाहिए हर एक को, मगर पाकिस्तान का मैं आपको बुनियादी मसला अगर बताऊँ तो वो यकीनन एक टैक्स नेट के ना होने की है। पैरेलल इकॉनमी इतनी बड़ी है और ख़ास तौर पे पैरेलल इकॉनमी में ज़्यादा पैसा जो है वो रियल स्टेट में गया। उस रियल स्टेट के चैनल को अगर आप चैनलाइज करेंगे तो सर्टनली आप इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। जो एक अच्छा कदम, हमने बहुत सारी बातें की कि जो शायद नहीं इन्होंने बजट में की। अगर अच्छी बात करूँ तो जहाँ पे 15% टैक्स किया ना इन द फर्स्ट ईयर, ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कंपेटिटिव क्लास जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर आपको कहीं भी ऐसी कैपिटल गेन नहीं मिलती जो पहले प्रॉपर्टी मिलती थी। इसलिए पैसा सारा प्रॉपर्टी में जाता था, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नहीं आता था, कैपिटल मार्केट्स में नहीं आता था। अभी भी मेरे ख्याल में कैपिटल मार्केट्स को जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हर साल 2.5% से कम होगा, वहाँ पे फ्लैट 15% है। सो वो भी एक स्ट्रक्चरल मैटर है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बट पाकिस्तान की सक्सेस, आई थिंक इस मुल्क की सक्सेस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी में है। जो उन्होंने एक स्टेप लिया 3,000 से 10,000 रिटेलर्स पे टैक्स लगाने का, मेरे ख्याल में अंडर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन
कि बहुत ज़्यादा लोगों में शोर शराबा भी ना मचे, क्योंकि पिछली बार जब शब्बर जैदी साहब थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की थी तो लोगों ने बड़ा ज़्यादा उसको स्ट्रांगली रिएक्ट कर दिया था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने उसको माइल्ड तरीके से उसको बीच में लाने की कोशिश की है, जिससे कि वो शायद टारगेट कर रहे हैं कि जो अब 9 अरब का 9 ट्रिलियन का इन्होंने अपना इनकम साइड दिखाई है, और बजट की उसमें टैक्स रेवेन्यू जो है वो 7 बिलियन प्लस का दिखाया हुआ है, 7 ट्रिलियन प्लस का। सो उसको अचीव करने के लिए प्रॉब्ली यहाँ पे वो फोकस करेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम। मोहसिन साहब, ये इस वक्त जो महंगाई चली गई है जहाँ पर, और फिर मजीद अभी कहा जा रहा है कि ये 18 to 19% को हिट करेगा इन्फ्लेशन रेट ये जुलाई एंड अगस्त में, उसके बाद शायद ग्रेजुअली दिसंबर में फिर हम डिक्लाइन की तरफ जाएं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि हम डिक्लाइन पे जाएं, हमेशा इन्फ्लेशन रेट आगे ही जाता है, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे ये बताइए कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाला मामला है, अगर कोई शख्स अपना घर बनाना चाह रहा है, यहाँ हुकूमत ने कुछ इसको एड्रेस किया है, यहाँ पर कोई रिलीफ दिया है, या यहाँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी? जैसे सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी हैं, जैसे दीगर चीज़ें, सरिये की प्राइस बढ़ी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि लास्ट 1 साल के अंदर 1,05,000 वाला 2,10,000 रुपये स्टील टन है जी। आपका सीमेंट 450 की आती थी, वो आज 900 रुपये, 850 रुपये, तो मतलब डबल हो गई हर चीज़। अगर 2 आइटम ये बढ़ जाती है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक सोच थी कि हम 30 लाख 35 लाख में घर देंगे, आज वो सोच ख़त्म हो गई है इस कॉस्ट में। हमने बहुत सारी चीज़ें कभी की नहीं, हमारे पास आयरन ओर अवेलेबल है, हम आज भी स्टील बाहर से मंगाते हैं। हमने लॉन्ग टर्म कभी सोचा ही नहीं, शॉर्ट टर्म हम आए, इन्होंने बजट दिया, अगला इलेक्शन होना है, अपना काम करना है, हम निकल जाना है, उन्होंने अपना काम करना है। इस मुल्क के लिए कोई सोच होनी चाहिए, एक 20 साल 25 साल का प्रोग्राम हो, तो जाके मुल्क बनते हैं। हम अपनी अपनी थोड़ी मस्जिदें छोटी छोटी चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। से खसारे में डाल के ऑलमोस्ट बंद पे ले आए हम हर चीज पे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पे कोई पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जितने भी लोग, जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखने वाले और सुनने वाले भी, हम तमाम लोग एक ही ख्वाहिश रखते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि जो भी कुछ हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तानियों के लिए हो। तो आज का ये बजट कैसा लगा, यकीनन आप लोगों की भी अपनी राय ज़रूर होगी। ट्रांसमिशन हमारी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। खालिद अजीम साहब, मेरे बाकी मेहमान, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन से प्रोग्राम होगी। अल्लाह ने के बाद।